प्यारे बच्चों, मैं आरपी निराला, आपका निराला सर, यूट्यूब के आपके प्यारे चैनल निराला सर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राणियों में पोषण की पढ़ाई कर रहे थे और उसमें हमने जीव के द्वारा भोजन को किस तरह से भीतर ग्रसिका में डाला जाता है और जीव किस तरह से भोजन का टेस्ट लेता है, उसके अंकुरक जो होते हैं वो किस तरह से उसके विभिन्न प्रकार के स्वादों को ग्रहण करते हैं और हमें उसका एहसास कराते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। आज हम देखेंगे कि जीव जब भोजन को भीतर की ओर ठेलता है मुख गुहा से, तो वह भोजन ग्रसिका यानी ओसोफेगस के द्वारा आमाशय में जाता है। एक ग्रसिका है जो एक लंबी, पतली, मुलायम और लचीला नली होती है। इसका ऊपरी सिरा मुखगुहा से और निचला सिरा जो होता है वह आमाशय से जुड़ा रहता है। ग्रसिका के मांसपेशियों में संकुचन होता है, यानी उसका फैलना और सिकुड़ना, इसी को संकुचन कहते हैं। उसमें भोजन जाने पर वह फैलती है और फिर भोजन आगे निकल जाने के बाद में वो सिकुड़ती है। इस तरह से संकुचन होने से भोजन धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाता है ना, और यह भोजन आसानी से आमाशय तक पहुंच जाता है। कभी कभी भोजन आमाशय से ग्रसिका द्वारा मुंह से वापस बाहर आ जाता है। इस तरह से जो क्रिया होती है इसे वमन या उल्टी कहते हैं। उल्टी के दौरान पेट की जो मांसपेशियां होती है, आमाशय की जो मांसपेशियां होती है, वह तेजी से सिकुड़ती है और जब वह सिकुड़ती है तो स्पेस छोटा हो जाता है, तो उसके अंदर का जो भोज्य पदार्थ है, जो भोजन है, तरल पदार्थ है या गैस्ट्रिक सामग्री जो है, वह मुंह से बाहर निकल जाता है ग्रसिका के द्वारा होते हुए। तो इस तरह से जो है कभी कभी उल्टी या वमन की प्रक्रिया भी होती है। हम देखते हैं कि जब भोजन ग्रसिका से होते हुए आमाशय में प्रवेश करता है तो यह आमाशय क्या है और किस तरह से आमाशय में कार्य होता है। तो आमाशय एक विशेष प्रकार की मोटी भित्ति वाली थैली होती है और इसकी संरचना जो है अंग्रेजी के जे अक्षर के आकार की होती है। जे जिस तरह से होता है जे, उस जे के आकार की ये होती है। तो इसके भीतर में जो आमाशय का जो स्तर भीतरी भाग जो होता है, सतह जो होता है, उसमें जठर ग्रंथि होता है और जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो जठर ग्रंथि में खिंचाव होता है और उससे जठर रस निकलता है। इस जठर रस में 3 तरह का चीज़ होता है। पहला है श्लेष्म, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तीसरा होता है पाचक रस। श्लेष्म क्या करता है कि जो आमाशय का भीतरी सतह है उस सतह पर एक लेयर का काम करता है, उस पर चिपकता है और वह उसको सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा, तो उससे बचाव के लिए श्लेष्म जो है सुरक्षा प्रदान करने का काम पहले ही कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब निकलता है तो वह अम्लीय होता है और वह भोजन में और उसको तोड़ने में, उसको पचाने में, उसको टुकड़े टुकड़े करने के काम में आता है। एक चीज़ और समझना है कि जो हम ऊपर में देखे हैं कि जो वमन या उल्टी होती है, कभी कभी जो तरल पदार्थ या भोज्य पदार्थ या गैस्ट्रिक सामग्री है जो बाहर मुंह से निकल जाता है, तो वह खट्टा बदबू देता है। यह खट्टा क्यों हो जाता है? जो भोजन किसी भी तरह का भोजन करते हैं, जब वमन होती है तो खट्टा बदबू देता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो निकलता है जठर ग्रंथि से, वह उस भोज्य पदार्थ में मिल जाता है और अम्ल जो होता है आप जानते हैं कि खट्टा होता है। तो जब वमन या उल्टी होती है तब भोजन के साथ वह मिल करके निकलता है तो ही आपको खट्टा गंध देता है। अब है कि जो तीसरा पदार्थ निकलता है जठर रस से, वो है आपको पाचक रस, पेप्सिन एंजाइम होता है और यह पेप्सिन एंजाइम है खास करके प्रोटीन का पाचन करने का काम करता है। आप जानते हैं जो दलहनी जितने भी पौधे हैं जो हम भोजन करते हैं
उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, तो उस प्रोटीन को पाचन करने का काम करता है। अब आप देखें यहाँ पर कि अमाशय की यह चित्र अमाशय का चित्र है, और ऊपरी भाग जो है अमाशय का वह ग्रसिका से जुड़ा हुआ है, और जो उसके बाद का भाग है जो जठरागम है, यहाँ पर इसमें जठर ग्रंथि सर से लगी हुई इस तरफ से रहती है, और यह बाकी जो है जो स्पेस खाली है, इस स्पेस में भोजन भरता है आकर के इस तरह से। और फिर जो है भोजन में जठर रस निकलता है। जठर रस में जैसा कि बताया मैंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, इससे श्लेष्म निकलता है, और पाचक एंजाइम निकलता है, जिसको हम लोग पेप्सिन एंजाइम कहते हैं। इस तरह से इन सारी चीज़ें जब निकलती है इसमें, तो उसके बाद में यह आगे की ओर बढ़ता है। एक चीज़ जानना है यहाँ कि अमाशय में पाचन प्रणाली का खोज किस तरह से हुआ था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग घटना है ना। उस घटना के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, जान लेते हैं। यह बात है 6 जून 1822 ईस्वी का। उस समय में एक व्यक्ति जो था, उसका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन। इस व्यक्ति को गोली लग गई, और जब गोली लगी तो वह बुरी तरह से घायल हो गया। उसका छाती जो है क्षतिग्रस्त हो गया, और उसके अमाशय में एक छेद हो गया। तो उसको इलाज के लिए जब ले जाया गया, तो विलियम ब्यूमाउंट नाम के डॉक्टर ने उनका इलाज किया, और उसके इलाज में उनका जान जो है बच गया, एलेक्सिस सेंट मार्टिन का। लेकिन उनका जान तो बच गया, परंतु जो है जो अमाशय में जो छेद था, वह छेद नहीं बंद हो सका। तो उस पर उन्होंने क्या, डॉक्टर साहब ने क्या किया कि उस छेद पर एक पारदर्शी पट्टी को चिपका दिया, ताकि उस छेद से बाहर से देखा जा सके। और ब्लू माउंट ने उस छेद से अमाशय के अंदर झांकने का एक दुर्लभ अवसर मिला उसको, जब उन्होंने देखा कि उसमें जो अमाशय में भोजन आ गया है, तो उसको एक गजब का घटना उसके अंदर घट रहा है। उन्होंने देखा कि अमाशय के अंदर जो है भोजन का मंथन हो रहा है, भोजन का मंथन हो रहा है। अब यह जो मंथन है, उसमें भोजन का, वही मंथन प्रक्रिया के द्वारा भोजन का ही पाचन होता है। अब अमाशय के सतह से एक तरल पदार्थ स्रावित हो रहा है, ये भी दिखाई उनको पड़ा, जो भोजन को पाचन कर सकता है। और यह जो है व्यक्ति जिनको एलेक्सिस सेंट मार्टिन जो है, वह लंबे समय तक उस इलाज के बाद में जीवित भी रहे। 1794 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और 6 जून 1822 ईस्वी में इनको गोली लगी, और 1880 ईस्वी में इनको मृत्यु हुई। यही इनका ओल्ड एज का यह फिगर है जो दिया हुआ है एलेक्सिस सेंट मार्टिन का। और ये आप नीचे जो देख रहे हैं, इस नीचे के तस्वीर में आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक गोली इनको यहाँ पर लगा है, ये छेद है। इसी के द्वारा अमाशय के अंतर्गत देखा गया था कि किस तरह से अमाशय में भोजन का मंथन होता है, किस तरह से उसका जो है सतह से रस का स्राव होता है, और वह जो है फिर उसमें पाचन का काम होता है। अमाशय में भोजन का पूरा पाचन एक तरह से समझिए कि हो जाता है, कुछ बचता है हल्का फुल्का, लेकिन लगभग हो जाता है भोजन का पाचन। और तब यह जो है वहाँ से जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, जिसे कि क्षुद्रांत कहा जाता है, उसके तरफ बढ़ता है। और अमाशय से क्षुद्रांत के तरफ भोजन के जाने के क्रम में 2 ग्रंथि मिलती है। पहली ग्रंथि है जिसको कहते हैं लीवर, यकृत। यह मानव का शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, इससे बड़ी ग्रंथि कोई भी मानव शरीर में नहीं होती, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दूसरा है अग्नाशय, पैंक्रियाज। ये 2 तरह की ग्रंथि है जो अमाशय के आसपास में है। यकृत, लीवर जो है, यह गहरे लाल भूरे रंग का एक ग्रंथि है
जो अमाशय के ऊपर और उसके दाहिनी तरफ अवस्थित होता है, ऊपरी और दाहिनी तरफ में। और इसमें यकृत में जो है वह पीत बनाने का काम करता है। पीत जो बनता है, बाइल कहते हैं, पीत रस, बाइल जूस, वह बनता है यकृत में, लीवर में। और वह से फिर वहाँ से निकल करके एक थैली में वह जमा हो जाता है। उस थैली को हम लोग कहते हैं गॉल ब्लाडर, और गॉल ब्लाडर कहते हैं उसको। तो गॉल ब्लाडर में वह जमा होता है। अब है कि जो पीत रस निकलता है, वह पीत रस निकल करके और फिर मिलता है आपको डोडेनम में जा करके मिल जाता है। जो आमाशय से भोजन निकल करके क्षुद्रांत में आता है, तो क्षुद्रांत का जो पहला पार्ट होता है वह से कनेक्टेड रहता है, और वह जो है पीत उसमें मिलता है। भोजन के पाचन में यह जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसमें जो वसा रहता है भोजन में, जो वसा मतलब तेलीय पदार्थ, जो तेल है, घी है, उन सारी चीज़ों का, मक्खन है, जो भी चीज़ें खाते हैं उसको, जो तेलीय पदार्थ को वह जो है पचाने का काम करता है। और दूसरा चीज़ है कि जो आप पहले भी हमने देखा है अभी कि किस तरह से आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण भोजन जो है अम्लीय हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो वह जो अम्लीय भोजन नीचे आने लगता है छोटी आंत में, क्षुद्रांश में, उस समय जब उसमें बाइल जूस मिलता है, यानी पीत रस मिलता है, तो पीत जो है वह क्षारीय होता है। तो अम्लीय भोजन पर जब क्षारीय मिलता है तो भोजन को वह उदासीन कर देता है, न्यूट्रल हो जाता है, और तब वह भोजन जो है आगे क्षुद्रांत की तरफ बढ़ता है। आप देखिए यहाँ पर कि यह लीवर का चित्र आपको दिया हो, अकृत जो है, अकृत का कई पार्ट है बना हुआ। इसी अकृत में आपको बाइल जूस का यानी पीत रस का फॉर्मेशन होता है। और यह पीत रस जो है इसमें से बन करके, कई आप देख रहे हैं कि कई तरह का इसमें जो है शिराएँ हैं, धमनियाँ हैं, उससे बन करके, और यह यहाँ पर आपको पित्ताशय में, गॉल ब्लाडर में जमा होता है। यहाँ पर गॉल ब्लाडर लिखा हुआ है आपका, तो ये गॉल ब्लाडर में जमा यहाँ पर हो जाता है आकर के। अब है कि गॉल ब्लाडर कैसा है, इसके नीचे आप चलिए। गॉल ब्लाडर का तस्वीर आपको यह दिख रहा है स्पष्ट रूप से। ये खास करके इस चित्र में दोनों चीज़ दिया हुआ है, आपका लीवर और गॉल ब्लाडर। जबकि गॉल ब्लाडर जो आपका स्पेशल जो है, ए वाला जो भाग है गॉल ब्लाडर होता है, इसका कलर भी इसी तरह का होता है, हरा लिए हुए। और इसमें जो पीत रहता है, पीत भी गहरा हरा रंग का ही होता है। अब है कि ये पीत मिल जाता है, भोजन का पाचन की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। दूसरा जो ग्रंथि होता है, उस ग्रंथि का नाम है अग्न्याशय, यानी पैंक्रियाज। ये पैंक्रियाज क्या करता है, तो पहले जान लेते हैं कि पैंक्रियाज होता कैसा है। तो पैंक्रियाज हल्का पीला रंग का एक ग्रंथि है, हल्का पीला रंग का ग्रंथि है, और बहुत उलझा हुआ जैसा ग्रंथि रहता है, होता है छोटा, लेकिन उलझा हुआ जैसे इसकी संरचना रहती है। और यह अमाशय के ठीक नीचे स्थित रहता है। और अमाशय से जब भोजन निकलता है तो उस भोजन में यह आग्नेयाशिक रस जो है प्रवेश करता है, और भोजन के कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर यह क्रिया करता है। अब जो यह कार्बोहाइड्रेट को जो तोड़ता है, उस शर्करा है, शर्करा, उस शर्करा का पाचन करने का काम यह करता है। इससे जो रस निकलता है वह होता है इंसुलिन, जिसको कहते हैं। और वह इंसुलिन जो है वह शुगर का यानी शर्करा का पाचन भोजन से करता है। अगर जो इंसुलिन का सिक्रेशन यानी अग्नाशय से अग्न्याशिक रस का निकलना बंद हो जाएगा, उस स्थिति में इंसुलिन नहीं निकलेगा। और जब इंसुलिन नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा कि शर्करा का, ग्लूकोज का यानी चीनी जो मात्रा रहती है भोजन में, कार्बोहाइड्रेट में, उसका पाचन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। और जब उसका पाचन नहीं होगा तो शरीर में उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, और उस मात्रा बढ़ने के कारण जिसको हम लोग कहते हैं मधुमेह की बीमारी हो जाती है, जिसको चिनिया बीमारी यानी शुगर की बीमारी आम भाषा में हम लोग कहते हैं, वह बीमारी मनुष्यों को हो जाती है। तो उस स्थिति में उसको खूब चलने फिरने, दौड़ने, एक्सरसाइज करने का सलाह दिया जाता है।
लेकिन उस जो है अग्न्याशय के रस में जो इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन से वह पच जाता है और उससे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोगों को इंसुलिन बाहर से इंजेक्शन के तौर पर लेना पड़ जाता है, क्योंकि जब बिल्कुल बंद हो जाता है अग्न्याशय का जो फंक्शन बिल्कुल बंद हो जाता है, किसी भी तरह का उससे एंजाइम्स निकलने नहीं लगता है, तब मनुष्यों को जिनको मधुमेह की बीमारी ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह को डायबिटीज। तो जिस व्यक्ति की डायबिटीज ज़्यादा हो जाती है उसको लास्ट में इंसुलिन लेना पड़ जाता है। तो हम लोग अपने ख्याल रखें कि अपना खान पान को सही रखें, एक्सरसाइज करते रहें, और इससे जो है हमारा अग्न्याशय ठीक रहेगा। और यह देखिए आप इसमें कि अग्न्याशय किस तरह से है निकलता है, और अग्न्याशय में जो ऊपर से तो आपने देख लिया है कि गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकलता है, फिर भोजन में आकर के मिलता है, यहाँ पर इसमें आकर के इस यहाँ पर मिल रहा है, इस तरह से इस पार्ट में मिल रहा है। ये आपका जो है अमाशय से आने वाला पार्ट है, और इस पार्ट में आकर के यह जो है ये मिल रहा है। दूसरा चीज़ आप देख रहे हैं कि यह जो पेंक्रियाज है, ये पेंक्रियाज का पार्ट है। इस पेंक्रियाज के पार्ट में इसी के अंतर्गत अग्न्याशिक रस का पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण होता है, जिसके से आपको इंसुलिन निकलता है, और यह इंसुलिन जो है भोजन में मिलने के बाद में पाचन करने का काम करता है, किसका? शुगर का पाचन यहाँ पर होता है, शुगर का पाचन होता है। और अगर जो शुगर का पाचन नहीं होगा तो शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी शरीर में, और शुगर की मात्रा जब बढ़ेगी तो उस स्थिति में हमें डायबिटीज हो जाएगा, मधुमेह की बीमारी होगी। इसलिए यह जो पेंक्रियाज है, यह पेंक्रियाज बहुत इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए। ठीक है, आज के क्लास में हम इतने ही देखते हैं, और अगले क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ से जब भोजन नीचे उतरता है तो यहाँ पर क्षुद्रांत में, छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में किस तरह से भोजन का पाचन की प्रक्रिया होती है, इन चीज़ों को हम भली भांति देखेंगे। ओके, आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।